सभी को नमस्कार। कल हमने NNP8 फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम को भी देख लिया था और उसको कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। इसको कैसे निकालेंगे? पीसीआई इक्वल नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन यानी राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। ठीक है, ये किसी भी देश का जो आर्थिक कल्याण है उसको प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय आय से जुड़ी सभी अवधारणाओं में प्रति व्यक्ति आय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यानी जितनी भी अवधारणा है, जीडीपी मान लो, जीएनपी मान लो, तो उनमें सबसे बेस्ट यही है कल्याण का स्तर देखने के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय आय है वो तो अधिक है लेकिन लोगों का जो कल्याण का स्तर है वो डाउन है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ये माना जाता है। ठीक है, और जो कल्याण स्तर है, कल्याण का स्तर जनसंख्या, कल्याण के स्तर और जनसंख्या में विपरीत संबंध होता है। अगर कल्याण का स्तर ज्यादा है यानी जनसंख्या कम है, और जनसंख्या अगर ज्यादा तो कल्याण का स्तर कम। हमेशा इनमें विपरीत संबंध देखने को मिलेगा और पीसीआई से ही कल्याण के स्तर का सबसे बेस्ट पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, बस ये इतना ही, इसमें इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसके अंदर। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी और राष्ट्रीय आय यानी जो रियल राष्ट्रीय आय है उसको हम देखेंगे। इसमें सब होते हैं रियल में, जैसे रियल जीडीपी है, रियल एनएनपी है, रियल जीएनपी है, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, तो एक को देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो वास्तविक जीडीपी और इसी के अंदर वास्तविक एनआई है, वास्तविक जीएनपी है, सब मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वास्तविक जीडीपी क्या होगा यानी रियल जीडीपी, किसी राष्ट्र के जीडीपी को स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है तो उन्हें रियल जीडीपी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक आधार वर्ष को चूज करेंगे। जैसे वर्तमान में भारत में 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। और इसको 2015 से अपन ने यूज लिया था। ठीक है, चूंकि जीडीपी राष्ट्रीय आय आदि को निकालने के लिए बाजार कीमतों को मुख्य आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उनके, क्योंकि हमने देखा था जीडीपी को मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, तो यही बात अब मैं थ्योरी के रूप में बोल रहा हूँ कि जीडीपी आदि को निकालने के लिए बाजार कीमतों को मुख्य आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए उनके कुल मूल्य में बदलाव इसलिए भी हो सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बदल गई हो। यानी कि इसको अगर एग्जाम्पल से समझें, मान लो 2020 व 21, ठीक है, ये कोई ईयर ले लो, इसके अंदर है क्वांटिटी यानी मात्रा, उत्पादन कितना किया उसकी मात्रा, और फिर यहाँ पे ले लो प्राइस। ठीक है, यानी 2020 और 21 के अंदर मान लो कोई चीज 10 क्वांटिटी में अपन ने उत्पादन किया और इसका प्राइस भी 10, यानी टोटल कितना हो गया 100, यानी 10 गुना 10 100 हो गया। फिर उसके बाद अगर 2021-22 में देखो, मान लो क्वांटिटी अपन ने 10 ही रखी लेकिन प्राइस बढ़ गया, तो ये कितने हो गए 200,
तो यहाँ पे उत्पादन थोड़ी ना बढ़ा है, यहाँ पे तो प्राइस बढ़ी, तो इसलिए अपन को ज्यादा दिखा दी। तो इसलिए एक आधार वर्ष चूज कर लिया, यानी 2011-12 की जो कीमतें हैं वो आधार वर्ष मान लिया। अब उनको हम क्वांटिटी से गुना करेंगे, ठीक है, और अब वर्तमान में जो है उसको गुना करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अगर फिर ज्यादा आया ये टोटल, तो हम समझ जाएंगे कि अपना उत्पादन बढ़ा है, न कि प्राइस, ठीक है। ऐसे किया जाता है। तो आधार वर्ष को चूज क्यों किया? क्योंकि उनके कुछ मूल्य में बदलाव इसलिए भी हो जाता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बदल गई हों। ऐसी अवस्था में ग्रोथ रेट आदि की वास्तविक जो स्थिति उसका पता नहीं लग पाता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम थी, प्राइस चेंज हो गया तो ये ज्यादा हो गया, तो वास्तविक में उत्पादन तो बढ़ा नहीं, सिर्फ रेट ही बढ़ा है, ठीक है। ये ऐसा है। अगर इसकी समस्या को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, वही बात, आधार वर्ष का चूज कर लेंगे, ठीक है। और जो आधार वर्ष की कीमतें हैं उनको जो जिस वर्ष की हमने जीडीपी निकालनी है उस वर्ष में उनको लागू करके देखेंगे। और इस टाइम अगर जीडीपी ज्यादा आ गई, यानी उस टाइम और इस टाइम, आधार वर्ष और इस टाइम की अगर जीडीपी में परिवर्तन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी उत्पादन बढ़ी है, यानी वास्तव में जीडीपी बढ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से भी समझा दिया, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। वही बात, में भी सेम कॉन्सेप्ट चाहिए, नॉमिनल एनआई लगा लो या जीएनपी लगा लो, एनएनपी या जो भी अपन ने पढ़ा था वो सब, इसमें भी वही सेम है। इसमें क्या होगा, जीडीपी को प्रचलित मूल्य यानी चालू यानी करंट प्राइस पर निकाला जाता है, तो उसके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग कर देते हैं अपन, क्योंकि वस्तु स्थिति नहीं बता पाते, इसका कोई विशेष महत्व है नहीं। यानी जो वर्तमान में जो प्राइस चली हुई है, करंट प्राइस, अगर उन पे निकाल लें तो नॉमिनल हो गया, क्योंकि वस्तु स्थिति वास्तविक तो अपन को पता चला ही नहीं ना। अगर अब की प्राइस यूज में लेंगे तो उसका कब पता चलेगा वास्तविक का? वास्तविक का जब आधार वर्ष को यूज में लेंगे तब पता चलेगा, यानी जो अपने कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य रखे थे, उन पे निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। बस ये इतना ही है, इसमें अंदर और कुछ समझाने को है नहीं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आता है एक जीडीपी डिफ्लेटर। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए जो नॉमिनल जीडीपी उनमें रियल जीडीपी, ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तब ये जीडीपी डिफ्लेटर भी बढ़ेगा। तो इसका यही बस छोटा सा सूत्र है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा पूछते नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। अगर इसको कई बार 100 से गुना कर दें तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया। इसके कार्य क्या क्या होंगे? इसके दो कार्य हैं मुख्य बताने के लिए, दो कार्य। इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम किसी भी वस्तु की नॉमिनल वैल्यू से रियल वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यानी जो नॉमिनल वैल्यू है उससे रियल वैल्यू का अनुमान लगा लेंगे, रियल वैल्यू का अनुमान, ठीक है। और देश में जो मुद्रास्फीति है
यानी महंगाई है उसका संकेत देगा। बस ये दो ही चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आया हुआ है। इसमें कुछ खास तो है नहीं, ये छोटा सा है, बस थोड़ी थोड़ी टाइप है इसमें। थोड़ी मैंने आपको बोल दी तो आप लिख सकते हैं, बस इतना ही है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे किन्स का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब कल हम किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।